हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेन। तो आज की कहानी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है विंटर। ये कहानी उस समय की है जब लोगों को उनके रंग से, जाति से या फिर कास्ट से लेकर उन्हें सालों तक लेबर कैंप में कैद किया जाता था। तो समय चल रहा है 1994 का। जगह है हंगेरी। यहाँ पर हम एक छोटे से परिवार को क्रिसमस सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं। सब लोग बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन तभी आर्यन की बेटी क्लेयर उससे पूछती है कि हम लोग आज इतने खुश क्यों हैं? क्या आप लोगों को मेरे डैड की याद नहीं आती? उसके बाद वो कुछ और कहती है, तभी आयरन उसे थप्पड़ मारकर चुप करवा देती है। लेकिन कहीं ना कहीं उस परिवार के लोगों को ये बात अच्छे से पता थी कि उसने जो भी कहा था बिल्कुल सच था। उस रात क्लियर कहती है कि मम्मी, मुझे पापा की शक्ल अब याद नहीं है। तो उसकी माँ उसको झूठा दिलासा देकर सुला जाती है कि वो जल्दी वापस आ जाएंगे। लेकिन आर्यन को अच्छे से पता है कि वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। और अगले दिन सुबह डाकिया आता है। वो अपने साथ एक संदेश लेकर आता है जिसे पढ़कर पूरा परिवार हिल जाता है। दरअसल सोवियत यूनियन अब उन लोगों को लेबर कैंप में भेज रहा है जिनके रिश्तेदार या फिर उनका कोई भी मेंबर जर्मनी से है, जिनमें आर्यन का परिवार भी आता है। और अगर किसी ने भी उनका ये फरमान नहीं माना तो वो उनके पूरे परिवार को मार देंगे। तो उनको ये बात अच्छे से पता थी कि ये वक्त शायद लौट कर कभी नहीं आएगी, क्योंकि जो भी आज तक लेबर कैंप में गया है उसकी वहीं बहुत मौत हो जाती है। पर जाते जाते आयरन क्लियर से वादा करती है कि वो ज़रूर लौट कर आएगी। क्यों? तो भाई आपको क्या लगता है, क्या वो अपना किया हुआ वादा पूरा कर पाएगी या फिर नहीं? देखते हैं कि गांव के सभी लोग अपने अपने घर को छोड़कर वहां से जा रहे हैं। बीच में उन्हें सोवियत सोल्जर भी मिलते हैं जो औरतों के साथ बदतमीजी कर रहे थे, और अगर ऐसा करने में कोई उन्हें रोक रहा था तो वो उन्हें मार दे रहे थे। ये सब आयरन अपनी आंखों से देख रही थी। अब यहाँ पर बीच सफर में आयरन की मुलाकात एक 17 साल की एना नाम की लड़की से होती है जो बोल नहीं सकती। उसकी ऐसी हालत देखकर आयरन को उस पर बहुत तरस आता है, इसलिए वो उसे अपने हिस्से का खाना दे देती है। जिसके बाद वो चलते चलते रेलवे ट्रैक तक पहुंच जाते हैं, जहाँ से एक ट्रेन उन्हें लेबर कैंप में ले जाएगी। अब उस ट्रेन को देखकर सभी की रूह कांप जाती है, क्योंकि अगर वो उसमें चढ़े तो वापस कभी नहीं आ पाएंगे। इसी डर से कई लोग वहां से भागना चालू कर देते हैं, पर उन्हें वहीं मार दिया जाता है। जिसके बाद सभी को जानवरों की तरह ट्रेन में भर दिया जाता है, जहाँ पर सांस लेने की भी एक खिड़की होती है। वहाँ भी आयरन 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 अपनी बेटी की तरह ख्याल रखती है, उसे अपने साथ साथ रखती है। कुछ देर बाद सभी औरतों को ट्रेन में अपने अपने बारे में बताना शुरू करती हैं, लेकिन सभी औरतें की जुबान पर एक ही सवाल था कि क्या वो यहाँ से वापस लौट कर जा पाएंगे, क्या वो दोबारा अपने घर परिवार से मिल पाएंगे। ये तो हमें आगे पता चलेगा। अब कहानी आगे बढ़ती है। कुछ समय के बाद ट्रेन रुकती है, सभी लोगों को उतारा जाता है, और इस सफर में एक औरत की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी मदद के लिए आयरन आगे आती है, लेकिन सैनिक उसे मारने लगते हैं। तब एवा नाम की लड़की उसकी मदद करती है और उसे अंदर ले जाती है। सारी औरतें जब उस लेबर कैंप को देखती हैं तो समझ जाती हैं कि अब उनका यहाँ से बाहर निकलना ना के बराबर है, क्योंकि ये जो है वो जंगल के बीचों बीच है। ऊपर से यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी कि ज़्यादा देर बाहर रहा तो ठंड से ही मारा जाएगा। कैंप के अंदर जाते ही सबके कपड़े उतरवाए जाते हैं, फिर उन्हें ठंडे पानी से नहलाया जाता है। फिर उन्हें एक जगह ले आया जाता है जहाँ पर बेड तो बस 100 ही थे, लेकिन सोने वाले 1000 के करीब थे। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी पहली रात गुजारी होगी। अगली सुबह सबको बाहर खड़ा किया जाता है और एमा को ट्रांसलेटर बनाकर उन्हें बताया जाता है कि तुम सभी यहाँ से दूर एक माइंड में काम करना होगा, और अगर किसी ने काम नहीं किया तो वो मार दिया जाएगा। तो इन सभी लोगों को इस गुनाहों की सज़ा मिल रही थी जो उन्होंने अपने इस जन्म में कभी किया ही नहीं था। अब जेल से कोसों दूर ठंड में उस माइंड तक ले जाया जाता है, जहाँ इन्हें जानवरों की तरह मजदूरी करवाई जाती है, पर इसके बदले में इन्हें खाने में सिर्फ एक कप पानी और ब्रेड मिलता है। माइंड में भी आयरन एना से नहीं दूर होती। वो उसके लिए पूरे दिन छुप कर खुदाई करती है और उसका साथ नहीं छोड़ती। इसी दौरान उसे एक जॉन नाम का आदमी दिखाई देता है जो उसी की तरह कैदी था। पहले दिन उनका टारगेट मिस हो जाता है, जिसकी वजह से खाना खत्म हो जाता है और उन्हें ऐसे ही भूखे पेट सोना पड़ता है। उस माइन में काम करने की वजह से आयरन की पूरी स्किन खराब हो चुकी थी। उसके शरीर से खून आ रहे थे, लेकिन वो फिर भी काम करती रहती थी। अब अगले दिन कुछ ऐसा ही होता है। तब आर्यन एक सोल्जर से कहती है कि वो उसका खाना बचा कर रखे, क्योंकि उन्हें काम खत्म करने में देरी हो जाएगी। पर इसके बदले में वो उसके करीब आने को कहता है, जो एना को पसंद नहीं आता। इसलिए वो आयरन का साथ छोड़ देती है। इसके बाद उसके टारगेट भी पूरा होने लगता है और वो खाना भी खा लेती है। लेकिन वही आयरन भूखी सो रही थी। पर एक दिन एना उसके पास आती है और उसे खाना देती है, क्योंकि उसने उसके लिए खाना बचा कर रखा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जॉन को अब आयरन पसंद आ गई थी, इसलिए वो जितना हो सकता था वो उसके लिए काम आसान करता, मगर बिना किसी को पता चले। अब दूसरी तरफ एबाब काम नहीं करती थी। वो सोवियत सिपाहियों के साथ ही रहती थी।
और ये देखकर आयरन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो भी उन्हीं की तरह एक कैदी थी और उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा था। कुछ समय के बाद ऐना की तबीयत बिगड़ जाती है, तो वो उसे अपने साथ लेबर हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन वहाँ के डॉक्टर उसका इलाज नहीं करते, इसलिए वो उसे लेकर अपने साथ रूम में आती है। पर वहाँ उसे एक लेडी बताती है कि उसे टाइफस नाम की बीमारी हो गई है, जिसमें इंसान के शरीर में छाले आ जाते हैं जो धीरे धीरे करके उसके जान ले लेते हैं। लेकिन आयरन उसका पूरा ख्याल रख रही थी। लेकिन अगले दिन सब लोग काम पे जाने लगते हैं, तो एक सोल्जर आकर ऐना को ले जाने लगता है। आयरन बहुत बोलती है कि उसकी हालत अभी काम करने लायक नहीं है, लेकिन वो सोल्जर नहीं सुनता और उसे घसीटते हुए माइन तक ले जाता है, जहां जाकर उसकी हालत और भी ज़्यादा बुरी हो जाती है। इसलिए वो जहां पर काम कर रहे थे, एक सिपाही की मदद से उसके लिए दवाइयाँ मंगाने का इंतजाम करती है, लेकिन उसके लिए ट्रक ड्राइवर बदले में कुछ मांगता है। अब आयरन के पास एक आखिरी चीज़ बची हुई थी, वो थी उसकी शादी की अंगूठी, जिसे वो उठाकर उस ड्राइवर को दे देती है। लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बावजूद वो नहीं आया। उसी दौरान आयरन को खाने के लिए बुलाया जाता है और उसे मजबूरन ऐना को लेकर बाहर आना पड़ता है, जहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड थी कि उसकी तबीयत और ख़राब हो जाती है। फिर एक सैनिक आकर उससे कहता है कि हमें कैंप चलना चाहिए, लेकिन आयरन को दवाइयों का इंतज़ार करना है, क्योंकि अगर वो नहीं आए तो ऐना मारी जाएगी। और बहुत देर हो जाती है, दवाइयाँ नहीं आती और उनके साथ पास एक भेड़िया ज़रूर आ जाता है। इससे भागने के चक्कर में आयरन ऐना का साथ छूट जाता है, तो वो वापस आके देखती है ऐना ने अपना दम तोड़ दिया था। जी हाँ दोस्तों, उसकी मौत हो चुकी थी। अब ये चीज़ आयरन को किस कदर तोड़ सकती है ये आपको अच्छे से पता होगा। उसके जाने के बाद भी वो उसकी बॉडी को वहाँ छोड़ने वाली नहीं थी। वो ऐना को घसीटते हुए कैंप तक ले आ रही थी, लेकिन तभी उसकी नज़र एक और भेड़िए पे पड़ती है जो उसके करीब आ रहा था। इसलिए उसे मजबूरन अपने दिल पे पत्थर रखकर ऐना को वहीं छोड़कर कैंप आना पड़ता है। लेकिन यहाँ कर वो सैनिक से कहती है कि वो ऐना को लेकर यहाँ पर आ जाए, पर वो सोल्जर साफ साफ मना कर देता है, जिस वजह से आयरन गुस्से में आ जाती है और एक सोल्जर की बंदूक उठा लेती है। पर तभी पीछे से कोई आकर मारकर उसे बेहोश कर देता है और 2 दिन बाद जब उसे प्यास लगती है तो उसे होश आता है। तब वो खुद को एक काल कोठरी में पाती है। ऊपर से सोवियत सोल्जर ने उस कोठरी में चूहे भी छोड़ दिए थे, जो हर रोज एरन की बोटी को खा रहे थे और उसे वो दर्द बर्दाश्त करना पड़ रहा था। और एक दिन जब उसकी हालत बहुत बेकार हो गई थी, तो आयरन को हेलुसिनेशन आना शुरू हो जाता है, जिसमें क्लियर कौर अपने पति को देखती है। अब महीनों बाद वहाँ के सोल्जर जब कोठी से आवाज़ नहीं आती तो आयरन को बाहर निकालते हैं। उन्हें पता चलता है कि इसे भी वही बीमारी हो गई है जो सेम ऐना को हुई थी। ऊपर से उसके शरीर में अब खून की बहुत कमी हो चुकी है और इसी वजह से वो बहुत टाइम तक बेहोश ही रहती थी। डॉक्टर को उसे दिखाया जाता है, लेकिन वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और उसे एक कमरे में फेंक दिया जाता है। यहाँ पर उसकी तरह और भी बहुत सारी औरतें थी जिन्हें सेम यही बीमारी थी। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत समय तक काम पे ना आने की वजह से जॉन को पता चलता है कि आयरन की तबीयत बहुत ख़राब है। इसलिए वो उसके बारे में पता लगाने लगता है और उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर जॉन को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो डॉक्टर को रिश्वत देता है और जिससे वो अच्छे से इलाज कर सके। उस दिन के बाद से वो उससे खाने पीने का सामान लाने लगता है और उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। तब आयरन पूछती है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, तो जॉन बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इसके बाद वो उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन आयरन साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। ये बात सुनकर जॉन कहता है कि मेरा भी एक परिवार है, लेकिन वो मुझसे 2000 किलोमीटर दूर है और तुम्हें भी इस बात को मान लेना चाहिए कि हम लोग यहाँ से कभी लौट कर नहीं जा सकते। इसलिए तुम्हें यहीं पर अपना घर बसाना होगा और हमेशा के लिए यहीं रहना होगा। तो आयरन को भी लग रहा है कि वो अपने घर जा सकती है, क्योंकि जो उसने अपनी बेटी को वादा किया था, जो कि वो किसी भी कीमत पर पूरा करके रहेगी। कुछ दिनों बाद आयरन को पता चलता है कि लेटर ने खुदकुशी कर ली और अब जंग खत्म हो गई, यानी कि वो अब अपने घर जा सकते हैं। और जब वो अपने हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता। तो वो कैंप में जाती है कि वहाँ भी कोई नहीं था। तब उसे लगता है कि शायद सब लोग अपने अपने घर चले गए, इसलिए वो भी अपना सामान पैक करने लगती है। उसके चेहरे पर हमें एक स्माइल दिखती है जो ये साफ जाहिर कर रही थी कि आज वो कितना ज़्यादा खुश है। तभी सारी औरतें वापस आती हैं और उसे बताती हैं भले ही जंग खत्म क्यों ना हो गई, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट चाहते हैं कि हम यहीं पर काम करते रहें। ये सुनकर आयरन के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। उसे अब जॉन की कही बातों पर यकीन होने लगता है कि शायद वो अपने घर कभी लौट कर नहीं जा पाएगी, इसलिए उसे यहीं अपना परिवार बना लेना चाहिए। अब कुछ दिनों के बाद वो दोबारा से अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, लेकिन उसके दिमाग में अभी तक उसकी बेटी ही थी। वो इसी सिलसिले में जाकर जॉन से मिलती है कि उसे अपने घर जाना है, अपनी बेटी से मिलना है।
लेकिन उससे पहले यहाँ उसे रहन सहन के तरीके को सीखना है, जैसे कि वो यहाँ पर रहता है। तो जॉन उसे सब कुछ सिखाने लग गया था और उसने एक बात कंफर्म कर दी थी कि वो अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। जॉन को समझ आ जाता है कि शायद आयरन उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन दिल का वो अच्छा इंसान था, इसलिए ये सब ना सोचते हुए ये सब उसकी मदद करना बेहतर समझा। उसने उसे सिगरेट बनाना पिलाया और वहाँ के जो सिपाही हैं उनको रिश्वत दे सके और अपना काम आसानी से करवा सके। धीरे धीरे वो सारी चीज़ें सीख रही थी, जिससे होता यह है कि यहाँ उसे रहने में आसानी हो गई थी। लेकिन इसी के साथ साथ जॉन ने उसे एक और बात समझाई थी कि अगर यहाँ पर रहना है तो उनके बारे में पहले सोचना होगा और फिर दूसरे के बारे में। पहले खुद की ज़रूरतों का सामान पूरा करो, देन दूसरों की। जॉन और उनके बीच में बढ़ती नज़दीकों को देखकर एबा भी हैरान थी और एक दिन वो आयरन से खुद के लिए दवाइयाँ लाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे बहुत बीमारी हो गई थी जो कि एना को हुई थी। पर आयरन साफ साफ मना कर देती है। तब उसे समझ आ जाता है कि अब वो पहले जैसे नहीं रही। अब एक दिन काम करते हुए जॉन चोटिल हो जाता है और उस दिन आयरन को भी एहसास हो जाता है कि वो भी अमी कहीं ना कहीं जॉन को पसंद करने लगी, क्योंकि उसने उसे बचाने के लिए हर वो कोशिश की जो वो कर सकती थी। उसने बहुत से लोगों को रिश्वत दी, जिसकी बदौलत जॉन का सही इलाज हो पाया और जिसके बाद वो दोनों ये मान लेते हैं कि अब वो एक साथ ही रहेंगे तो बेहतर होगा। इसलिए आयरन ने भी जॉन को अपना लिया था और वही कैंप को अपना घर बना लिया था। ऐसे ही धीरे धीरे करके 4 साल बीत जाते हैं। सब कुछ अब कैंप में नॉर्मल हो गया था और उधर एबा ने एक बच्चे को जन्म दिया था, जिसको आयरन और वो दोनों संभालते हैं, क्योंकि अब आयरन भी बदल गई थी। वो सबको अपना दोस्त मानती थी। उसकी और आबा की भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। जॉन के साथ साथ उसके संबंध हो गए थे, लेकिन वो एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसने ना आयरन को उम्मीद थी और ना ही जॉन को। सबको पता चलता है कि गवर्नमेंट की तरफ से खबर आती है कि इस कैंप में जितने भी औरतें रह रही हैं उन्हें आज़ाद कर दिया जाए। ये सब खबर सुन के आयरन और एबा रोने लग जाती हैं और आपस में गले मिलने लगती हैं। शायद उस कैंप में उन्होंने असली दर्द को समझा था। कुछ दिनों बाद एबा और उसके साथ कई औरतों को उनके घर भेज दिया जाता है। वहीं आयरन और जॉन भी ट्रेन में बैठकर अपने अपने डेस्टिनेशन जाने लगते हैं। लेकिन अभी आयरन के लिए मुसीबतें कम नहीं हुई। उन्हें बताया जाता है कि जंग के बाद जिस जगह जॉन रहता था वो अब जर्मनी से निकाल दी गई है। इसलिए अगर उसे आयरन के साथ रहना है तो खुद को आयरन की पहचान जर्मन बताना होगा, तभी वो साथ में रह पाएंगे। अब आयरन के लिए एक बहुत ही बड़ा इम्तिहान था, क्योंकि उसे जॉन या फिर अपना परिवार में से एक को चुनना था। अब कुछ समय के बाद वो जगह आ जाती है जहाँ पर सभी उनकी पहचान पूछी जाती है, जिसमें जॉन खुद को जर्मन बताता है और जर्मनी जाने वाले एक ट्रक में बैठ जाता है। लेकिन वहाँ आयरन नहीं आती। वो उसका इंतज़ार करता रहता है पर वो नहीं आती, इसलिए ट्रक चल जाता है। पर कुछ देर बाद आयरन वापस आती है। वो ट्रक को रोकता है, लेकिन वो उसके साथ चलने के लिए नहीं आई थी, बल्कि वो उसे एक लेटर देती है और वहाँ से चली जाती है। जब जॉन उस लेटर को पढ़ता है कि उसमें लिखा था, थैंक यू जॉन, तुमने मुझे 4 साल तक बहुत प्यार किया, मेरा ख्याल रखा, लेकिन मेरे लिए मेरा परिवार, मेरी बेटी सबसे पहले आती है, इसलिए मैं जा रही हूँ। अब उसके लिखी बातें पढ़कर जॉन फूट फूट के रोने लगता है। उसे हमेशा से यही लग रहा था कि शायद उसका प्यार में इतनी ताकत है कि वो आयरन को खुद के साथ ले जाएगा, लेकिन आयरन के साथ रहना उसकी किस्मत में नहीं था। वहीं दूसरी ओर आयरन अपने घर पहुंचती है, जहां उसके माँ बाप देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो वापस आ गई है। कुछ देर बाद उसे क्लियर भी दिखती है। इस वादे के लिए उसने अपने सबसे अजीज़ दोस्त को, अपने प्यार को छोड़ दिया था। आखिर में उसने अपने वादों को पूरा किया। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस लेबर कैंप में पूरे 7 लाख लोगों को कैद करके रखा गया था, जिसमें से बस 3 लाख लोग ही वापस आए और बचे हुए कहाँ गए, उनका क्या हुआ, आज तक किसी को पता नहीं चला। पर चौंका देने वाली बात यही थी कि जो भी लोग बचे हुए थे उन्हें हमेशा से ही रोका गया था किसी को इस कैंप के बारे में बताने से। ये वजह है कि सच्चाई को बाहर आने में 70 साल लग गए। लेकिन जब लोगों ने इस हादसे को उनके मुंह से सुना तो उनकी रूह तक कांप गई कि आखिर एक इंसान के अहंकार की वजह से न जाने कितने लोगों ने अपनों को खो दिया।